अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो एमएनएसटी से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस कंटिन्यूसली मेरे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आ रहे थे। कमेंट्स के अंदर लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं जी कि बार बार एमएनएसटी से रिलेटेड क्या अपडेट है। हर एक को जो है वो सेपरेटली जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सबके जितने कमेंट्स हैं, ये जो मैसेजेस हैं, मैं उनका क्विकली एक वीडियो बना के आपको जवाब दे दूं, ताकि उसमें आप सबको जो एक चीज़ का इंतज़ार है, ये जो आपकी सारी जो क्वेरीज हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो एटलीस्ट एक ही वीडियो के अंदर हल हो जाए। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको लास्ट आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि एमएनएसटी से रिलेटेड आपको पता है कि एक पिटीशन जो थी वो फाइल हुई। उस पिटीशन के बाद 1 लाख लोगों ने जब उसको साइन कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर वो चली गई। पार्लियामेंट के ऊपर जाके उसके ऊपर ऑफ कोर्स बहस हुई। पहली जो बहस थी उसके ऊपर एमपीस ने काफ़ी उसके ऊपर जो उसकी उसके हक में बात की। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अपना जो उसके ऊपर स्टैंड था वो बड़ा क्लियर रखा कि हम एमनेस्टी जो है इसको अभी एट दिस स्टेज अनाउंस नहीं करने जा रहे। लेकिन इसके ऊपर जो है वो ऑफ कोर्स बहस जो है वो अभी कंटिन्यूसली भी इसके ऊपर होगी। वो कोई लास्ट बहस नहीं थी या डिस्कशन थी, तो डिबेट इसके ऊपर कंटिन्यूड है। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल टेक कपल ऑफ मंथ्स, मोस्ट प्रोबेबली मे बी 4 to 5 months। सुनने में आया है कि शायद नेक्स्ट मंथ के अंदर भी एक इसके ऊपर डिबेट जो है वो हो रही है। मैं ऑलवेज कहता होता हूँ आप लोगों को कि हमेशा जो आपके एमपीज वगैरह हैं उनसे बात करें, उनसे जाके उनको इस चीज़ के ऊपर पुश करें कि जब एमनेस्टी के ऊपर जो कोई भी फ्यूचर में जो डिबेट होने जा रही है, तो इसके ऊपर जो है वो ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करें इसको। इसके साथ साथ एक और भी एक पिटीशन आजकल एक कोई आ रही है इसके ऊपर एमनेस्टी के ऊपर। ये पिटीशन कंपैरेटिवली मुझे थोड़ी सी बेटर नजर आती है, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि जो पहली पिटीशन थी इसके ऊपर कोई टाइमिंग मेंशन नहीं की गई थी। बेसिकली यही कहा गया था कि कोई भी जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं इन सबको यूके के अंदर जो है वो किसी पिटीशन के तहत जो है वो वीजा दे दिया जाए। तो इसके ऊपर होम ऑफिस का कहना था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जो शख्स है वो कल एंटर हो रहा है यूके में, तो आप उसके लिए भी एमएनएसटी की बात कर रहे हैं कि भी एक बंदा कल परसों लास्ट वीक या लास्ट मंथ में एंटर हुआ है, उसको भी एमएनएसटी दे दी जाए, और जो लोग 10 साल से यूके में मौजूद है उनको भी एमएनएसटी दे दी जाए। तो वो थोड़ी सी पिटीशन थोड़ी सी अजीब थी। आल दो के बड़ा सक्सेसफुली लोगों ने उसको साइन किया, बड़ा क्विक अपने टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही उसको साइन कर दिया। लेकिन इस चीज के ऊपर मेरा हाल है, जब लोग पिटीशन लेके आते हैं तो उनको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता यूके की गवर्नमेंट के लिए कि एक शख्स कल एंटर हो रहा है और साथ ही उसको आप किसी न किसी एमनेस्टी के तहत जो है वो उसको आप वीजा दे दें। वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। ऑल दो के ऑफ कोर्स जितनी भी, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यूके के अंदर जितने भी लोग बेचारे माइग्रेट करते हैं वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से माइग्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। देखें जो जिस तरीके से फाइनेंशियली लोग अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, इसी तरीके से जो लोग गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो लोग बेचारे बॉर्डर्स क्रॉस करके आते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के आते हैं, उनके लिए उनको कौन सी ऐसी चीज है जो यूके के अंदर खींचती है? कोई यहाँ पर कोई और कोई चीज ऐसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज या फाइनेंशियल जो कंडीशंस है यूके की, वो कंपैरेटिवली उन लोगों के अपने कंट्री से ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो फाइनेंशियली अपनी जो अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए इस कंट्री के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई शख्स ऐसा एंटर हो रहा है तो उसके लिए भी हम तो ऑफ कोर्स ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एंटर हो चुके हैं, चाहे इलीगली एंटर हो चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई अपनी एप्लीकेशन जरूर फाइल करें। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बाद में ऑफ कोर्स यहाँ पे रहने से आप सोसाइटी के अंदर आपकी इंटीग्रेशन होती है। अगर आपकी यहाँ पे प्राइवेट लाइफ एस्टेब्लिश हो चुकी है, फैमिली लाइफ एस्टेब्लिश हो चुकी है, या कोई और ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, आप समझते हैं कि भी आप उसमें जो है वो क्वालिफाई करते हैं, तो आपको जरूर कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी चाहिए। जिस तरीके से रिसेंटली अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज हैं वो बोट्स के जरिए यूके में पहुंच रहे हैं। अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको चाहिए कि इमीडिएटली अगर आप वहां से आए हैं तो छुप के ना बैठें।
यहाँ पर जो आपने जो रीसेटलमेंट स्कीम के तहत जो अफगानियों को जो है वो सेटल किया जा रहा है, तो अगर आप उस सिचुएशन में भी हैं तो इमीडिएटली जो अपना असाइलम क्लेम करें, और जो रीसेटलमेंट स्कीम के तहत या दूसरी जो पॉलिसीज उन्होंने अनाउंस की हैं उससे आप इमीडिएटली फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकें। अच्छा, मैं जो वो इससे पहले कि इसके ऊपर हम एमनेस्टी के ऊपर फर्दर जो बात करें, उससे पहले जितने अभी तक जो कमेंट्स आए हैं वो मैंने सारे के सारे प्रिंट आउट कर लिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, तो मैं सबका स्टेप बाय स्टेप जो वो जवाब दे देता हूँ। अच्छा है कि सिंह किंग उन्होंने एक कमेंट किया था मेरे फेसबुक के ऊपर कि हाय सर, हाउ कैन प्रूव दैट हाउ लॉन्ग आई एम लिविंग इन दिस कंट्री, इफ समवन एंटर नॉट लीगली इन द यूके प्लीज सर, थैंक्स। अच्छा, ऑफ कोर्स उन्होंने अपना जो मैसेज कन्वे करना था वो अपनी इंग्लिश में उन्होंने कन्वे किया है। आप बेशक अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखनी आती तो तब भी बेशक आप उर्दू में जिस तरीके से या हिंदी में जो इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करके अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं मुझे। मैं वो मैसेज पढ़ के आपको इमीडिएटली उसका तो नहीं, लेकिन जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा आफ्टर कपल ऑफ वीक्स तो मैं उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब इनका कहना ये है कि अगर कोई बंदा यूके में एंटर होता है इलीगली तो उसके बाद वो कैसे प्रूव कर सकता है कि भी वो यूके में एंटर हुआ। तो देखें, कोई वीज़ा ऑफ कोर्स जब आप किसी लॉरी के थ्रू या बोट्स के थ्रू यूके में एंटर होते हैं तो आपके पास कोई भी पासपोर्ट या उसकी कोई भी ज़रा एंट्री वीज़ा वगैरह तो मौजूद नहीं होता। लेकिन मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि जब आप यूके में एंटर हुए तो अपने नाम पे कोई ना कोई बिल ज़रूर स्टार्ट किया करें। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, जब आप किसी भी बेस के ऊपर कपल ऑफ ईयर्स या इमीडिएटली अगर आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहेंगे तो होम ऑफिस को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इतने सालों से यूके में मौजूद हूँ। क्योंकि अगर आप जितने साल आपने यूके में ज़्यादा गुजारे उतनी ही आपकी जो लाइफ है वो उतनी ही ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड होगी। जैसे आपको पता है 20 ईयर्स का जो सेट रूल है वो उसी बेस के ऊपर ही बनाया गया था कि एक शख्स जो इतने ज़्यादा साल गुजारने के बाद यूके में मौजूद हो तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। अब ये आपने किस तरीके से प्रूव करना है। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम 17 सालों से यूके में मौजूद हैं, तो हमें 15 साल हो गए हैं, 18 साल हैं, 20 साल हो गए हैं। जब एविडेंस की बात की जाती है तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं होती। बड़ा दुख होता है हमें कि भी उनको जब यूके में एंटर आए तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर गाइड नहीं किया गया कि जब आप एंटर होते हैं तो मुझे पता है कि बिल लगाना मुश्किल होता है अपने नाम, लोग फाइनेंशियली सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इतनी मुश्किलात क्रॉस करके उन मुश्किलात से गुजर के अगर आप यूके में पहुंच गए हैं तो बिल अपने नाम लगवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकेंडली, लोगों के अंदर एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई अगर हम यूके में लीगल नहीं है तो हमारे नाम पे बिल नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आप अपने नाम कोई ना कोई बिल लगवाना चाहें तो उसमें से बहुत सारी ब्रॉडबैंड कंपनीज हैं, बीटी या दूसरे जो आपकी जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज हैं वो आपके नाम बिल लगा देती हैं। उसमें से कुछ ऑफ कोर्स आपसे डायरेक्ट डेबिट चाहती हैं कि भी आपके अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट लगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं, डायरेक्ट डेबिट आप नहीं लगवा सकते, तो इसके बावजूद भी कंपनीज आपको ऑफर करती हैं कि जो बिल है वो बाय पोस्ट आपके घर में आएगा और आप उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जाके कैश की सूरत में आप उसको पे कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने जब भी प्रूव करना है आपको ऑफिशियल सोर्स की एविडेंस चाहिए होगी। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं जी कि नहीं, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो किसी लैंडलॉर्ड का लेटर ले लें या कोई टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो ले लें। टेनेंसी एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड का लेटर या आपके फ्रेंड्स के लेटर सपोर्टिंग एविडेंस जरूर हो सकता है, लेकिन मेन एविडेंस फिर भी होम ऑफिस जो इस तरह की एप्लीकेशंस में मांगता है वो ऑफिशियल सोर्स की एविडेंस होती है। इसलिए आप मेक श्योर करें कि अगर आप यूके में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं तो आप अपने नाम कोई ना कोई जो है वो बिल जरूर लगवाएं। जीपी के पास आप कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड होने की कोशिश करें। सेकेंडली, अगर आप किसी खुदा न खास्ता आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार हैं, तो अगर आपको वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई लेटर मिलता है वो ज़रूर संभाल के रखें। और जब भी ये डॉक्यूमेंट्स आप एक घर से दूसरे घर में जो मूव करते हैं तो लोग हमें यूजुअली कहते हैं जी कि चूँकि मैं इस टाइम पीरियड पे काफ़ी घर चेंज किए थे तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने फेंक दिए थे या मैंने किसी दोस्त के पास रख दिए तो उसने बाद में लेटर ऑन उनको श्रेड कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका सासा है,
कानून की ज़बान में हम इसको एविडेंस कहते हैं। और अगर आपने अपनी ही एविडेंस को आप लुक आफ्टर नहीं कर सके तो फिर आप शायद लेटर ऑन कभी पछताएंगे। लोग जब शुरू में इनिशियली आते हैं तो उनको शायद लगता है कि नहीं, हम साल साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम सेटल हो जाएंगे, हमें शायद इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, ये हाँ हमारे लिए एक बर्डन है। लेकिन ऐसी बात नहीं। कानून ने जब भी कोई चीज़ आपने कानून में प्रूव करनी होती है तो यू नीड एविडेंस। और एविडेंस जो ऑफ कोर्स जो आपको पेपर्स की सूरत में आपको देना पड़ेगी। आप बिल दे सकते हैं, इसी तरीके से मैंने जीपी या जिस तरह डॉक्टर का बताया, आप उस तरीके से वो चीज़ जो है वो इकट्ठी करके प्रूव कर सकते हैं कि मैं इतने सालों से यूके के अंदर मौजूद हूँ। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो एटलीस्ट अपने सपोर्टिंग लेटर्स अपने फ्रेंड से बनवाएं, और साथ उसके लैंडलॉर्ड से आप लेटर ले सकते हैं, या कभी आपने किसी फंक्शन में मैरिज वगैरह अटेंड किया, कोई फोटोग्राफ्स हैं, तो ऐसी एविडेंस भी आप सपोर्टिंग यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, सर क्या एमएनएसटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुझे एप्लीकेशन करना ज़रूरी है? मैं लास्ट 11 ईयर्स से यूके में हूँ, मैंने कोई केस फाइल नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए? देखें, जब तक आप अथॉरिटीज़ के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, आप किसी भी एमएनएसटी का हिस्सा बने, मुझे ये नहीं लगता। क्योंकि पुरानी जितनी भी एमएनएसटीज आई हैं, अगर आप उनको देखें तो वो किसी ना किसी तरीके से जिन लोगों के ह्यूमन राइट्स, असाइलम या दूसरे तरीके से एप्लीकेशन पेंडिंग थी, रिफ्यूज थी, या होम ऑफिस को पता था कि ये लोग यूके में मौजूद हैं, तो होम ऑफिस ने उनको लेटर्स लिख के इनवाइट किया था कि आप लेगेसी ले लें, एमएनएसटी ले लें, या उनको किसी ना किसी तरीके से किसी ऑफर के तहत जो है वो यहाँ पे सेटल किया गया। अगर आप ये चाहते हैं कि हम छुप के अपने घरों में बैठे रहें, हम कोई एप्लीकेशन भी फाइल ना करें, तो यकीन करें होम ऑफिस आपके घर आके डोर नॉक नहीं करेगा कि भाई ये एमएनएसटी और आके आप ले लें, या ये हमारे पास वीज़ा आप ले लें। आप जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे, आपको कभी भी वीज़ा या कोई एमएनएसटी नहीं मिलेगी। लोग सिंपली इस बात के ऊपर जी कि जी हमारे पैसे लग जाएंगे, जी हमें फाइनेंशियली लॉस होगा, हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप 10 साल छोड़ के 50 साल यूके में बैठे रहें, आपने जब तक एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी, आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अथॉरिटी से छुप के ना बैठें। लोगों के जहन में एक खास किस्म का खौफ पाया जाता है कि जब भी हम एप्लीकेशन करेंगे, पता नहीं होम ऑफिस हमारे घर में आ जाएगा, हमें पकड़ के वापस भिजवा देगा। खुदा के वास्ते ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपकी जो भी बेस बनती है, अगर आपकी फैमिली लाइफ एस्टेब्लिश्ड है, प्राइवेट लाइफ एस्टेब्लिश्ड है, या अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आप किसी की केयर कर रहे हैं, आपका कोई भी सिचुएशन बनती है, आपके अपने कंट्रीज के साथ टाइज खत्म हो चुके हैं, इतनी हजारों कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ आपके सर्कमस्टांसेस किसी भी सिचुएशन में मैच करते हैं, तो एप्लीकेशन जरूर फाइल करें। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे, तो यकीन करें एमएनएसटी का मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सिचुएशन में आप फायदा ले सकेंगे। अगर आप आए हैं यूके में और होम ऑफिस को पता ही नहीं कि आप यूके में मौजूद हैं, तो भाई वो आपको कैसे किसी चीज के ऊपर इनवाइट करेंगे? एटलीस्ट एप्लीकेशन जरूर करें, होम ऑफिस को जरूर बताएं कि आपकी ये सिचुएशन है। अगर आप जिस तरीके से, अगर आपकी जान को खतरा है, अगर आप पीछे से किसी वजह से भाग के आए हैं, कोई पॉलिटिकल रीजन है, किसी रिलीजन की बेस के ऊपर आपकी जान को खतरा था, या कोई और रीजन थी, आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था बैक इन योर कंट्री, तो होम ऑफिस को उसकी बेस पे एप्लीकेशन जरूर करें। उसमें आपको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, बजाय इसके कि अगर आप घर बैठे रहेंगे तो उसमें जो वो आपको कभी भी ज़रा होम ऑफिस तो नहीं आएगा। मैं उसके लिए हमेशा छोटी सी एक मिसाल देता होता हूँ कि जो सगी माँ होती है वो भी बच्चे को दूध तब तक नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है, ठीक है? अगर बच्चे और माँ की मोहब्बत का कंपैरिजन किया जाए तो इससे ज्यादा कोई भी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप घर में बैठे हैं भाई और 11 साल आपने गुजार दिए, तो होम ऑफिस जो है वो कोई भी एमएनएसटी आएगी और आपके लिए कोई वो आपको होम ऑफिस के पास कोई मैजिक है कि वो ढूंढ लेगा कि हमारा भाई जो ये बंदा है, ये 11 साल से इस जगह पे छुप के बैठा हुआ है, तो हम जाके उसको पेपर्स दे दें। ऐसा पॉसिबल कतई नहीं है। अच्छा जी, एक और है जी, आमिर साहब आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, प्लीज़ बताएं कि मैं एमएनएसटी में किस तरह क्वालिफाई कर सकता हूं। मैं कार्डिफ में रहता हूं, लंदन काफ़ी दूर है, नहीं आ सकता। क्या आपका ऑफिस या ब्रांच वेल्स में है?
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स जिस तरीके से मैंने जो ये पहले भाई थे जिनका क्वेश्चन था कि भाई मैंने 11 साल गुजार दिए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा, अपने सर्कमस्टांसेस की बेस के ऊपर ज़रूर एप्लीकेशन करें होम ऑफिस में। घर में बैठ के आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। जब तक आप एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एप्लीकेशन करना मस्ट है। अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक होम ऑफिस को ज़रूर बताएं। आपकी जो भी बेस बनती है, अथॉरिटीज से छुप के बैठना किसी भी सूरत में आपको फायदा मंद नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन आपने की थी, रिफ्यूज हो चुकी है, भाई दोबारा एप्लीकेशन करें, ठीक है। अगर आप लोग क्या करते हैं जी, हमने 6 साल पहले एक एप्लीकेशन की थी, उसके बाद हमने आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं की। अगर 6 साल कोई रीजन की वजह से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकी, तो हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस में चेंज आए हो। 6 साल पहले जो आपकी लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ थी, वो शायद लेस एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। अभी आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हो सकता है कि 6 साल पहले आपके अपने कंट्रीज के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट्स हों, आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हों। अभी हो सकता है आपकी टाइज ना हो। ये देखें, जो भी आपकी सिचुएशन बनती है आप उसकी बेस के ऊपर एप्लीकेशन जरूर करें, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एमएनएसडी या किसी भी स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। दूसरा इनका कहना है कि भाई आपका ऑफिस जो है वो कार्डिफ या वेल्स में है। नहीं, मेरा कोई भी ब्रांच या मेरी ऑफिस जो है वो कार्डिफ या वेल्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मेरा ओनली ऑफिस में लंदन में है, ईस्ट लंदन में मैं ऑफिस बेस करता हूँ। अगर आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनानी हो, मेरा फ़ोन नंबर जो है आप वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप देख सकते हैं और मुझे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। और दूसरा आपका ये कहना है कि भाई मैं लंदन में नहीं आ सकता, तो भाई मैं आपके लिए स्पेशल तो कार्डिफ नहीं आ सकता, ठीक है। मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई और सोलिसिटर्स हैं तो उनसे एडवाइस लें। लेकिन देखें, आप पाकिस्तान या इंडिया से तो आप यूके में आ गए हैं, ठीक है, और यूके से अब आपको कार्डिफ से लंदन दूर नजर आता है। भाई लंदन नहीं आना, कोई भी जो आपके नियरेस्ट कोई अच्छा इमिग्रेशन सोलिसिटर है उससे आप एडवाइस लें, उससे जाके बात करें, अपना केस जरूर फाइल करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हैं कि घर बैठे हम अपनी जो लाइफ है उसको हम डिफिकल्टी में नहीं लाना चाहते। हम घर से निकलना भी नहीं चाहते, हम केस भी फाइल नहीं करना चाहते, हम ना ही होम ऑफिस फी पे करना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं करना चाहते। और उसके रिजल्ट में हम चाहते हैं क्या है कि हमें घर बैठे हमें वीजा भी मिल जाए, हमें सारा कुछ मिल जाए, और जो होम ऑफिस हमारे पे इतनी मेहरबानी करे, क्योंकि हम तो इतने अच्छे हैं कि हमें कोई एप्लीकेशन ना करने के बावजूद जो है वो हमने यूके की गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फायदा दे दिया कि वो हमारे घर आ जाएं और हमें आके जो है वो वीज़ा दे दें। तो इस वजह से इन चीज़ों को अपना जो आपकी जो आप एक आसानी की लाइफ गुजार रहे हैं उससे ज़रा बाहर निकलें। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप किसी सोलिसिटर को, किसी भी एडवाइज़र को नहीं मिलेंगे तो आपको तब तक उसकी जो है वो एडवाइस से आप मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। जब तक आप अपने सर्कमस्टांसेस जो हैं वो किसी को, लॉयर को नहीं बताएंगे, और लॉयर आपकी बेस के ऊपर जब तक केस जो है वो फाइल नहीं करेगा, होम ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि भाई आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप किस बेस पे क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है जी एजे के खान, जो है वो कहते हैं कि आई केम 2015 एज अ स्टूडेंट इन यूके, नाउ माई असाइलम पेंडिंग, कैन आई गेट एमएनएसटी व्हेन इट ओपन। अच्छा, देखिए, एमएनएसटी के ऊपर सिर्फ डिबेट हुई है, कहीं भी एमएनएसटी देने की अनाउंसमेंट नहीं की गई। कोई ऐसा क्राइटेरिया अभी तक सेट नहीं किया गया। अभी सिर्फ उसके ऊपर एक डिबेट चल रही है कि एमएनएसटी का क्या, एमएनएसटी आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो किस बेस पे आनी चाहिए। इस वजह से अगर आपने ऑलरेडी असाइलम क्लेम किया हुआ है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2015 में है, तो अपने असाइलम के ऊपर फोकस करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एमएनएसटी की चीज़, एमएनएसटी जैसी चीज़ का वेट करते रहेंगे और उसकी बजाय जो आपका जो अभी एग्जिस्टिंग असाइलम क्लेम है उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मेक श्योर करें कि आप अपने केस को प्रॉपरली होम ऑफिस के सामने प्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से जो भी आपकी एविडेंस है उसको दें। अपना इंटरव्यू में अपने तमाम जो फैक्ट्स हैं
वो तमाम रीजंस जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ को रिस्क था और आप वापस अपने कंट्री में नहीं जा सकते, वो होम ऑफिस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। और आपके लिए रीलोकेशन क्यों पॉसिबल नहीं, आप अगर किसी कंट्री के एक हिस्से में रह रहे थे तो आप किसी दूसरी जगह पे जाके सेटल क्यों नहीं हो सकते, ये तमाम चीज़ें होम ऑफिस आपसे असाइलम में पूछेगा। आप अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करें और अपने सोलिसिटर्स को एक्सप्लेन करें। देखें, सोलिसिटर्स को जब तक आप खुद अपना केस नहीं बताएंगे, सोलिसिटर्स को उसके बारे में समझ नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि सोलिसिटर्स ने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके वेपन्स के साथ फाइट करना होता है। और आपके वेपन्स क्या हैं? आपके वेपन्स आपकी एविडेंस है, आपके फैक्ट्स हैं। आप प्रॉपर बताएं अपने सोलिसिटर्स को भी, मेरा भाई ये केस है, ये मेरे पास एविडेंस है, ये मैं एविडेंस दे सकता हूँ, ये मेरे साथ हुआ। जब तक आप अपनी जो राम कहानी है वो नहीं बताएंगे, तब तक जो सोलिसिटर्स को नहीं पता चलेगा और सोलिसिटर्स आपका जो प्रॉपर केस है वो होम ऑफिस को नहीं बता सकेंगे। इस वजह से मेक श्योर करें कि अगर आप असाइलम क्लेम कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस करें। मैं ऑलवेज कहता हूँ, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बर्ड इन बुश। ठीक है, तो जो आपके पास अभी चीज एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर फोकस करें। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है सर, जमरानो पर जो होम ऑफिस ने अपील की है, उस अपील का डिसीजन कब आएगा? अभी तक वो पेंडिंग है। कोई भी ऑफ कोर्स जमरानोस की बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो 31 जून से पहले जो है वो फाइल हुई हैं। उसके ऊपर अभी तक जो होम ऑफिस ने जो केस आया था उसके ऊपर अपील किया, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया। जो ही आएगा डेफिनेटली आप यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर अपडेट करूंगा आपको कि भी उसके ऊपर क्या सिचुएशन हुई है। ऑफ कोर्स होम ऑफिस ने सारी की सारी जमरानो जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट की हैं। उसके ऊपर अगर तो वो अपील जो है वो होम ऑफिस के हक में चली जाती है तो उसके ऊपर फर्दर मैं अपडेट करूंगा कि क्या सिचुएशन है। अगर वो होम ऑफिस को परमिशन नहीं मिलती, वो रिफ्यूज होती है, तो तब भी मैं उसके ऊपर अपडेट करूंगा। अच्छा जी, उसके ऊपर अगला क्वेश्चन है जी, मिस्टर निपुण सागर ने कहा है, हेलो सर, मैंने असाइलम सीकर अप्लाई किया और मेरा सब इंटरव्यू हो गया, और क्या मैं एमएनएसटी अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा देखें, एमएनएसटी अप्लाई करने तो आप तब करेंगे ना जब कोई एमएनएसटी अनाउंस हो जाएगी। एट दिस स्टेज तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स आपने ऑलरेडी असाइलम क्लेम किया हुआ तो उसके ऊपर फोकस करें, उसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें होम ऑफिस को जो भी आपके पास है, उसकी बजाय कि आप एमएनएसटी का वेट करें। जो चीज़ अभी तक नहीं आई उससे बेटर है कि असाइलम की तरफ फोकस करें। असाइलम अगर आप अच्छे तरीके से अपना केस प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस देते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ही आपका केस हो जाए। एमएनएसटी अभी तक चूंकि अनाउंस नहीं हुई तो इसलिए आप इसको अभी अप्लाई नहीं कर सकते। लोग जिनका कोई केस पेंडिंग नहीं है, जिनका होम ऑफिस को पता ही नहीं है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन लोगों को एटलीस्ट कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर फाइल करनी चाहिए। लेकिन आपने चूंकि असाइलम ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, होम ऑफिस को ऑलरेडी पता है आप यूके में मौजूद हैं, अगर तो आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो अगर एमएनएसटी आई और उसकी जो कंडीशन में अगर आप फाल किए तो पॉसिबिलिटी आपको मिल जाए। तो लेट्स सी उसके ऊपर क्या होता है। अच्छा, उसके बाद है जी मिस्टर रवि शर्मा। रवि शर्मा कहते हैं, हेलो सर, हाउ टू कॉन्टेक्ट विद यू सर, मी एंड माई वाइफ कम टू द यूके मास्टर स्टडी परमिट आफ्टर बेबी बोर्न देयर 10 years stay, can we eligible to PR in the UK? अच्छा जी, आफ्टर बेबी बोर्न देयर। अच्छा, देयर मुझे ये लग रहा है कि आपका जो अगर चाइल्ड है वो अगर तो यूके के अंदर बोर्न हुआ है तो ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा चाइल्ड जो यूके में बोर्न हुआ वो 10 साल कंप्लीट करने के बाद ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई करता है। अगर आपका चाइल्ड 10 years यूके में पैदा होने के बाद पूरा कर चुका है तो आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले अपने बच्चे की नेशनैलिटी लें। बच्चे की नेशनैलिटी लेने के बाद आप जो है वो अपना लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करें। लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन जो आप वो विद इन जो ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी विद इन 24 आवर्स डिसीजन के ऊपर भी आप वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा यूके में बोर्न नहीं हुआ, चूंकि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है, अगर वो यूके से बाहर बोर्न हुआ है तो आप अगर यूके में आपके चाइल्ड ने 7 years पूरे कर लिए हैं तो 7 years जो रूट है उसकी बेस के ऊपर भी वो 2.5 years के वीज़े के लिए क्वालिफाई करेगा और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 7 years कंप्लीट करने के बाद जो 2.5 years का वीज़ा मिलेगा वो भी आप अपॉइंटमेंट से विद इन 24 आवर्स जो प्रायोरिटी सर्विस है उसके ऊपर आप ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे के पास अगर यूके में बोर्न हुआ है और उसके पास कोई भी किसी किस्म का पासपोर्ट नहीं है और अगर आप जिस तरह नाम से लग रहा है कि रवि शर्मा आप इंडिया से हैं,
तो आपका जो बच्चा है वो स्टेटलेस जो कैटेगरी उसके लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। तो बेटर है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी सोलिसिटर से प्रॉपर जाके एडवाइस लें, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उसको एक्सप्लेन करें। अगर चाइल्ड यूके में मौजूद है तो मुझे लगता है आपको उसकी बेस पे आपके अच्छे चांसेस हैं, कोई ना कोई जो वीज़ा है वो आपको और आपके बच्चे को मिल सकता है। अच्छा जी, दूसरे हैं जनाब अहमद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी रियलिस्टिक चांस टू गेट वीज़ा if someone legally came here 18 years ago? 18 years ago, 18 years time period बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। You have established strong connections with the UK। 20 years का रूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स 20 years की बेस के ऊपर तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 18 साल गुजारने के बाद आपके ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, आपके कोई टाइज नहीं है आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन से, आप वापस वहाँ पे नहीं जा सकते, तो मेरा ख्याल आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कोई फैमिली लाइफ इस्टेब्लिश की हुई है, ये तमाम सर्कमस्टांसेस जो अगर आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन करते हैं तो 18 साल का टाइम पीरियड एक रीजनेबल टाइम पीरियड है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 2 years वेट करें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। ये ना हो कि 20 साल पूरे होने से पहले ही आपको जो है वो होम ऑफिस रिमूव कर दे। इसलिए बेटर है, अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आपकी नो टाइज टू कंट्री ऑफ योर ओरिजिन, अगर आप प्रूव कर सकते हैं 18 साल के टाइम पीरियड में, ऑफ कोर्स आप इतना ज़्यादा टाइम पीरियड है कि वहाँ से जो आपके टाइज है यूजली ख़त्म हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप किसी न किसी सोलिसिटर के पास जाके मेरा ख्याल आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी मून हुसैन। अच्छा जी, मून हुसैन लिखते हैं, विल दिस अफगानिस्तान क्राइसिस कैन स्टॉप और अफेक्ट द एमनेस्टी डिसीजन इन एनी वे, प्लीज डू रिप्लाई। अच्छा देखें, जो अफगान नेशनल है उनके लिए होम ऑफिस ने टोटली डिफरेंट जो पॉलिसीज और जो रीसेटलमेंट स्कीम जो है वो अनाउंस की है। मेरा नहीं ख्याल का उसका एमनेस्टी के साथ कोई तल्लक है, क्योंकि देखें सीरिया से जब लोग आए थे तो उनके लिए ऑफ कोर्स एक डिफरेंट रूट के तहत उनको यहाँ पे सेटल किया गया था। इसी तरीके से चूंकि जो अफगानी नेशनल हैं जो कि ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, अगर उनके सालम फेल्ड थे तालिबान की वजह से, तो ऑफ कोर्स वो दोबारा उनको मैं रिकमेंड करता हूँ वो फ्रेश क्लेम अपना करें। जो प्रॉब्लम में अफगानी ऑलरेडी महाजरीन हैं पाकिस्तान में या किसी और कंट्री इंडिया वगैरह के अंदर वो मूव किए हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए भी रीसेटलमेंट स्कीम के तहत पहले साल में 5,000 और फ्यूचर में 20,000 के लगभग लोगों को सेटल किया जाएगा। इसी तरीके से अगर इन्होंने यूके गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी भी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट के साथ जो काम करते रहे वहाँ पे यूके में, उसमें अफगानिस्तान में लोकली लोग थे वो जॉब कर रहे थे और उनकी आइडेंटिटीज जो है वो डिस्क्लोज होने की सिचुएशन में अगर उनकी जान को खतरा है तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये जो रूट है ये टोटली डिफरेंट रूट है। ऑफ कोर्स ये एमनेस्टी को मुझे नहीं लगता कि ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि 5,000 कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है और ये डिफरेंट अगर काउंसिल्स इनको डिवाइड करके लोगों को रखती हैं तो मेरा ख्याल है दे कैन हैंडल देम इजीली। और सेकेंडली जिन लोगों की बात की जा रही है वो उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया इतना आसान नहीं, उनको भी एक क्राइटेरिया मीट करके आना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो एमनेस्टी के लिए भी ऑफ कोर्स अगर ये आती है तो उसके लिए एक खास क्राइटेरिया कोई ना कोई सेट किया जाएगा कि भी अगर किसी की कोई एप्लीकेशन, जिस तरह लास्ट जो 2007 वाले में एक खास डेट दी गई थी कि स्टेट से पहले पहले जिन लोगों के अगर वो केसेस रिफ्यूज्ड हैं अगर या यूके में वो मौजूद हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं, या इससे पहले अगर एमनेस्टीज आई है तो उसको कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर सेट किया गया है। इसी तरीके से ऑफ कोर्स अगर दोबारा कोई एमनेस्टी आती है तो उसका एक खास क्राइटेरिया सेट होगा जो डिफरेंट कैटेगरीज में जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट आ रहे हैं या जिस तरीके से लोगों को वर्कर रूट वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग यूके के अंदर आ रहे हैं या यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे की कैटेगरीज को अफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो सब अपनी बेस के ऊपर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो अगर अफगानिस्तान से कुछ लोग यहाँ पर आएंगे तो उसके ऊपर एमनेस्टी या किसी और चीज़ में इफेक्ट आएगा। बाकी देखें, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं ऑफकोर्स वो भी कंटिन्यूसली चल रही हैं, उसको अफगानिस्तान की जो रीसेटलमेंट स्कीम है उसका कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, उसके बाद सैयद अली हसन साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर जी, EEA के बारे में सुना है कि अगर आप अपील विन भी कर जाएं तो एक्सटेंडेड फैमिली वाले यूके नहीं आ सकते, प्लीज रिप्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सईद अली हसन साहब। बिल्कुल ये प्रॉब्लम चल रही है।
उसमें क्या हुआ है कि आपको पता 31 जून के बाद जो है वो आपको पता प्री सेटल और सेटल स्टेटस जो है वो अप्लाई करने की जो गुंजाइश नहीं बनी, तो बहुत सारी जो अपील्स अलाउड हुई हैं, तो उसके बाद वो होम ऑफिस उनको एक लेटर इशू कर देता है जी कि इसके ऊपर हम फर्दर आपको वीज़ा ग्रांट नहीं कर सकते, चूँकि ये जो टाइम पीरियड है उसका गुजर चुका है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चूँकि इसके ऊपर जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आए हैं इस प्रॉब्लम को लेके, एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मेरी ज़ाती इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि जब आपकी अपील अलाउड हो जाती है, तो आप चाहे ये डेट उसकी ख़त्म हो, तो ये चूंकि अपील पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है, चूंकि जो एप्लीकेशन का डिसीजन है वो इस डेट से पहले आया हुआ था और आपने अपील भी उससे पहले फाइल की हुई है, या अगर आपने एप्लीकेशन उस डेट से पहले फाइल कर दी तो डिसीजन बाद में भी आए या अपील बाद में भी अलाउड आए, तो एप्लीकेशन की डेट जो है वो उस डेडलाइन से पहले है। तो ऐसा होम ऑफिस का ये जो एक्ट है ये बड़ा अनलॉफुल है, बड़ा अनरीजनेबल है, और इसके ऊपर जो है वो ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू, मैं भी काफ़ी ज़्यादा जो जुडिशियल रिव्यू वो लेके जा रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं इसको चैलेंज करूँगा, और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर होगा, क्योंकि होम ऑफिस का ये जो एक्ट है, जो देखें जो इसकी विड्रॉल जो इनकी डील थी उसके साथ इसकी ब्रेक्जिट की, ये इटसेल्फ उसके अगेंस्ट है। कभी आपने एक डेट दे दी, इस डेट से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया, ऑफ कोर्स आपको उनको जो डिसीजन है, आप चाहे नेगेटिव दें पॉजिटिव, जब आपने राइट ऑफ अपील दी तो वो उसी एप्लीकेशन का पार्ट है, वो कुछ सेपरेट नहीं चीज है, और ये अपील उस एप्लीकेशन का पार्ट है जो कि आपने उस डेट से पहले फाइल की है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने जुडिशियल रिव्यू में जरूर जाना है, आपने इसको एज इट इज नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो लोग उन्हीं लोगों को कल को फ्यूचर में रिलीफ मिलेगा जो कि इसके इन होम ऑफिस के इस डिसीजन के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी अपील अलाउड हुई है तो आपको उसकी बेस के ऊपर वीजा जरूर मिलना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी मसूद खान साहब, आई एम हियर फ्रॉम अबव 11 ईयर्स प्लीज सर, क्या मेरी होम ऑफिस की फी माफ हो सकती है? इसका क्या तरीकाकार होगा? अच्छा देखें, अगर आप 11 साल से हैं या उससे लेस भी अगर आपका टाइम पीरियड है, अगर आपको 1 साल भी यूके में हुआ है, अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि आप होम ऑफिस की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप होम ऑफिस के साथ एक फी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। फी वेवर की एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प जो मिलेगी, आपको सारा तरीकाकार उसका पता चलेगा। अगर आप 11 साल से यूके में हैं या उससे लेस हैं, जो होम ऑफिस का क्राइटेरिया है वो आपकी टाइमिंग नहीं देखता, होम ऑफिस ने सिर्फ ये देखना है कि आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, और आप अगर ये उनका जो एक फी माफी के लिए जो क्राइटेरिया है अगर वो आप पूरा करते हैं तो टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 साल जो है वो एक अच्छा टाइम पीरियड है, आपने यूके में गुजारा है, और मेरा ख्याल है कि आपको फीस माफी अगर आप समझते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए। यूजली देखें लोग जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए ऑफ कोर्स जो फीस है वो 1052 पाउंड और 20 पेंस होम ऑफिस की फीस होती है, 1560 जो है वो IHS चार्जेस हैं, तो ये टोटल फीस 2600 पाउंड के लगभग बन जाती है, तो ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा फीस है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आपको इजाजत नहीं देते तो फीस माफी की जरूर एप्लीकेशन किया करें। उसकी रीजन है, जब आप सोलिसिटर्स के पास जाते हैं ये थोड़ी सी ट्रिकी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप इसको खुद नहीं कर सकते तो किसी भी प्रॉपरली जो सोलिसिटर है जो कि मेनली इमिग्रेशन को डील कर रहे हैं उनके साथ जरूर बात किया करें और उनको बताया करें कि हमारे ये फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइल करने से पहले अगर आप उसको फी माफी की एप्लीकेशन करें तो अगर वो हो जाती है तो देखिए आपको 2600 पाउंड जो है वो पर पर्सन, अगर आप फैमिली हो तो ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन कि 3-4 फैमिली मेंबर्स हो, दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, तो उसके ऊपर आप जो है उस चीज को बचा सकते हैं। अच्छा जी, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं दूंगा, चूंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है और कमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि सबका जवाब नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे ऐसे जो कमेंट्स थे जो कि रिपीट हो रहे थे तो उनको फिर मैंने नहीं लिया, चूंकि वो ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस के अंदर वो कवर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। ये कह रहे हैं जी कि सर मेरा रिलेशनशिप ब्रिटिश लड़की के साथ है, उसका एक चाइल्ड प्रीवियस रिलेशन से है,
क्या मुझे यूके में वीज़ा लेने के लिए यूके छोड़ना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें, अगर आप ब्रिटिश पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है या कोई ऐसा शख्स जो कि सेटल्ड है यूके में, तो आपको, या इवन 2.5 ईयर्स का वीजा है उस शख्स के पास, ठीक है, तो आपको बच्चा अगर एग्जिस्ट करता है, चाहे आपके साथ है चाहे प्रीवियस रिलेशनशिप में से है, बच्चे की एज अगर लेस देन 18 है या अगर अबव है, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, आपको यूके छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग विदाउट एनी रीजन होम ऑफिस के साथ एप्लीकेशन किए बगैर यहाँ से चले जाते हैं। जब जाके बाहर कंट्री से वो अप्लाई करते हैं, होम ऑफिस सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूजल में लिख देता है कि भाई आप तो वहां पे रहे, आपने तो कभी हमें बताया नहीं कि आप रिलेशनशिप में हैं। आज की एप्लीकेशन में आप लिख रहे हैं जी कि मैं तो इतने सालों से रिलेशनशिप में था। इसलिए जाने से पहले अगर आपने सोच ही लिया कि हमने जाना है, तो उससे पहले यूके में आप एप्लीकेशन मस्ट करें। उसकी रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां पे बच्चा एग्जिस्ट करता है तो सेक्शन 55 जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की बात करता है, तो उस सिचुएशन में आप यहां से अच्छे तरीके से उस एप्लीकेशन को विन कर सकते हैं और बड़ा क्विक डिसीजन जो है अपॉइंटमेंट से विदिन 24 आवर्स आपको डिसीजन मिल सकता है। इसलिए आपको यूके छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि भी हमने छोड़ के जाना ही जाना है, कि जो कि मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी, तो फिर भी यूके में एप्लीकेशन जरूर फाइल करें। उसकी रीजन ये है कि अगर आप यूके में एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे तो होम ऑफिस आपके ऊपर कल कोई इतराज उठा सकता है कि भी आप जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप यूके में था, तो आपने वहां पर रहते हुए हमें क्यों नहीं बताया, आपने चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हमें क्यों मेंशन नहीं किए। इस वजह से आप बजाय इसके कि आप वापस चले जाएं और फिर आपके पास आप इस चीज को फाइट करते हैं जी कि हमारा रिलेशनशिप जेन्युइन था और हम इतने अरसे से हैं तो हमने बता नहीं सके, हमने नहीं बताया, तो उसकी बजाय बेटर है यहाँ से एप्लीकेशन करें। अगर नहीं होती तो फिर आप फर्दर ऑप्शंस को देखें। आप एकदम लास्ट ऑप्शन पे ना जाया करें। अनफॉर्चुनेटली लोग किसी सोलिसिटर से एडवाइस नहीं लेते, लोग दोस्तों से पता नहीं क्यों एडवाइस लेते हैं। हम ये कहते हैं जी कि मेरे एक दोस्त ने कहा जी कि जी यहाँ पे कभी उसको उसके सोलिसिटर ने कहा कि यहाँ से वीजा नहीं मिल सकता। भाई आप डायरेक्ट क्यों नहीं सोलिसिटर के पास जाते? आप डायरेक्ट जाके उससे सारे के सारे सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें, उसके साथ बात करें, उसको बताएं मेरी ये रीजन है। अगर आपकी वाइफ है, उसकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मेडिकल रीजन है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, तो वो आपके साथ नहीं जा सकती। आपने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होम ऑफिस को एक्सप्लेन करने हैं, तो तभी जाके तो आप जो है वो इन जो है वो मामलात को यहाँ से एमिकेबली रिजॉल्व करवा पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए सारी जो सिचुएशन है वो मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों की बातों को या सुनी सुनाई बातों पे अमल करने की बजाय आप जिस कंट्री में बैठे हुए हैं यहाँ पर लीगल एडवाइस इजीली अवेलेबल है। किसी भी इमिग्रेशन सोलिसिटर के पास चले जाएं, जो भी आपके नियरेस्ट है। मेरे पास आना है, लंदन में आ जाएं, मेरे से फोन पे आप एडवाइस ले सकते हैं, मिल सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ना आए मेरे पास, अपने किसी और जानने वाले सोलिसिटर के पास चले जाएं, आपके घर के जो नजदीक लॉ फर्म है वहां पे चले जाएं, लेकिन सोलिसिटर से एडवाइस लेके आगे बढ़े, बजाय इसके कि दोस्तों की सुनी सुनाई बातों पे या उनके केस में पे बिलीव करते हुए अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, ये चीज ना सोचें। आप जिस सदी में रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज मौजूद है। गूगल करें, सर्च करें और इसके उससे रिलेटेड वीडियोस देखें और वीडियोस सोलिसिटर्स की देखें, ताकि आप ये देखें कि जो आप वीडियो सुन रहे हैं क्या उसकी जो एडवाइस है या वो जो बंदा बात कर रहा है क्या उसका बेसिक नॉलेज है उससे रिलेटेड या नहीं। ये ऐसे ही है कि मैं सोलिसिटर होके तो मैं गाड़ियों के इंजन के बारे में ओपिनियन देना शुरू कर दूं जी कि इसके इंजन में ये है, इसकी ये गाड़ी इस तरीके से चलती है। भाई मेरा वो फील्ड नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। हमेशा जो एक्सपर्ट बंदा है उससे बात करें, उससे ओपिनियन लें, उससे एडवाइस लें, उसके साथ जाके मिल के बैठ के बात करें। फोन पे एडवाइस आपको इनिशियल छोटी सी एडवाइस तो मिल सकती है, लेकिन जब तक आप उस बंदे को मिल के अपना प्रॉपर केस नहीं बताएंगे तब तक आपको प्रॉपर एडवाइस भी नहीं मिलेगी। नीडी आप हैं, आपने खुद चल के जाना है, सोलिसिटर आपके पास चल के नहीं आएगा। इस वजह से अगर आपका कोई भी बेस बनती है, हो सकता है वो आपके दोस्तों को या आपको वो छोटी सी रीजन लग रही हो, लेकिन कानून में उसकी गुंजाइश जरूर मौजूद हो और आप उससे फायदा ले सकें। आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, ये देखने का बहुत शुक्रिया। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप अपना पूछना चाहते हैं कोई चीज, मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पर मौजूद है, मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपको डिटेल में एडवाइस जो है वो कमेंट्स के ऊपर या आपको उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम पीरियड होता है। मैं वीडियो भी अपनी आके स्पेशली वीकेंड पे बनाता हूँ मैं, और मेरे पास वर्किंग डेज में इतना टाइम नहीं होता, मैं चूँकि काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ। इस वजह से आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें, तो फिर मुझे जो ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर जो है वो सजेशन दे दूंगा। लेकिन अगर आपका मैटर अर्जेंट है तो कमेंट्स के ऊपर लाइन ना करें, अपॉइंटमेंट बना के किसी भी सोलिसिटर को ज़रूर मिलें और अपना केस ज़रूर फाइल करें। और जिस तरीके से जो एक भाई ने कहा जी मैं 11 साल से घर में बैठा हूँ, तो अगेन प्लीज़ घरों में ना बैठें, बाहर निकलें, अपने हक के लिए फाइट करें, अपना केस फाइल करें, अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट में आएं। अगर आप बीमार हैं तो घर बैठे डॉक्टर नहीं आएगा, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उसको अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, वो आपको मेडिसिन नहीं देगा। इसी तरीके से अगर आप घर में 11 साल छोड़ के 22 साल बैठ जाएं, आप जब तक अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अब अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में कैसे आना है भाई? उठ के होम ऑफिस नहीं चले जाना, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन करें। कौन सी एप्लीकेशन करनी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट सोलिसिटर्स बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी बनती है। ना इससे ना इस तरह ना हो कि आप अपने पैसे भी वेस्ट करें, अपना टाइम भी वेस्ट करें और आपकी जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो फाइल ना हो। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।